माउंटेन्स की ओर रवाना हो रहे हैं। फॉसिल को ढूंढने के लिए ग्लेशियर के चारों ओर के ट्रांस एंटार्क्टिक पहाड़ों की खुली चट्टानें बिल्कुल सही जगह होगी। इस बार शैकलटन ग्लेशियर जाते हुए मुझे बड़ी एक्साइटमेंट हो रही है, क्योंकि मैं वहां पहले कभी नहीं गया। वो बेहद मशहूर जगह है हिस्टोरिक एंटार्क्टिक एक्सप्लोरेशन के लिए। इतना ही नहीं, वो इलाका पिछले 50 सालों से पैलियोंटोलॉजी के लिए भी बहुत अहम है। हैरानी की बात यह है कि इस कॉन्टिनेंट को पूरी तरह जमे सिर्फ 1 करोड़ 50 लाख साल ही हुए हैं। बर्फ की ये चादर पूरे यूनाइटेड स्टेट्स को ढक सकती है। पृथ्वी पर कहीं भी ना तो हवा की ऐसी रफ्तार है और ना ही इतना कम तापमान। आप सोच भी नहीं सकते कि अंटार्कटिका पर कितनी बर्फ हो सकती है। पूरा कॉन्टिनेंट 1 करोड़ 40 लाख स्क्वायर किलोमीटर से थोड़ा सा ज्यादा होगा और करीब 98% बर्फ से ढका हुआ होगा। लेकिन इस बर्फीली दुनिया की कहानी की शुरुआत किस तरह हुई, ये कहीं अतीत में है, करीब 30 करोड़ साल पहले। उस वक्त पृथ्वी पर सिर्फ एक ही कॉन्टिनेंट था जिसका नाम था पैंजिया। यह उत्तर से लेकर बर्फीले दक्षिण हेमिस्फीयर तक फैला हुआ था। इतिहास के उस कालखंड में अंटार्कटिका की बर्फीली चादर पिघलना शुरू हो गई थी और ग्लोबल वार्मिंग की शुरुआत हो चुकी थी। पच्चीस करोड़ साल पहले यह ध्रुवीय संसार आइस हाउस से ग्रीन हाउस में बदल चुका था और धीरे धीरे ये 2 महान कॉन्टिनेंट्स में बंट गया, उत्तर में लॉरेशिया और दक्षिण में गोंडवाना। लेकिन अभी तक डायनासोर्स यहां नहीं पहुंचे, वो आने वाले हैं। फिलहाल इसके जंगलों और दलदलों में अजीब से और कमाल के पूर्वज रहते हैं। जिसमें उस कालखंड का सबसे आम प्राणी भी शामिल था, पौधे खाने वाला एक तगड़ा मंझले आकार का डॉग जिसका नाम था लिस्ट्रोसॉरस। ये पूरे गोंडवाना में पाए जाते हैं। अंटार्कटिका में इन्हें 60 और 70 के आखिरी दौर में खोजा गया। इनके मुंह के आगे सूंड जैसी चीज हुआ करती थी और एक छोटी सी चोंच भी, एक छोटी सी पूंछ और बहुत छोटे हाथ पैर भी। यहां विशाल एम्फीबियन भी मजे से रहते हैं। मगरमच्छों के आने से पहले ये उसी तरह के माहौल में रहते थे। इनके जबड़े भी ताकतवर थे। ये छोटे प्राणियों का शिकार करते थे, जैसे लिस्ट्रोसॉरस। लिस्ट्रोसॉरस मैमल जैसे रेप्टाइल्स में से एक थे, जो बाद में पूरी तरह मैमल में तब्दील हो गए। इन छोटे प्राणियों ने प्लेट टेक्टोनिक्स की थियरी पर एक अहम रोल अदा किया। पचास साल पहले यह माना गया था कि महान कॉन्टिनेंट्स धीरे धीरे अलग होते गए, लेकिन विज्ञान इस थियरी को मानने को तैयार नहीं था। इस बात का सबूत अंटार्कटिका के लिस्ट्रोसॉरस ने दिया, क्योंकि हजारों किलोमीटर दूर दक्षिणी अफ्रीका में फॉसिल्स पाए गए थे। जब 1970 में पहला लिस्ट्रोसॉरस पाया गया, वो एक बड़ी खबर थी, क्योंकि प्लेट टेक्टोनिक्स की सच्चाई सामने आ रही थी और हमें एक प्राणी मिला था। वही प्राणी अफ्रीका और अंटार्कटिका में था, जिसका जबरदस्त असर पड़ा। ये प्राणी साउथ अफ्रीका, अंटार्कटिका, इंडिया, चाइना, रशिया, शायद ऑस्ट्रेलिया में भी थे। यानी वो समंदर से तो नहीं गए होंगे। बेशक वो प्राणी उन सभी अलग अलग जगहों से चल कर गए होंगे।
धीरे धीरे इन सबूतों की तादाद बढ़ने लगी। एंटार्क्टिका में पाए जाने वाले पेड़ पौधों और जानवरों की वही स्पीशीज दूसरे दक्षिणी कॉन्टिनेंट्स में भी मिल रही थी, और वो प्लेट टेक्टोनिक्स की थियरी पर शक करने वालों के लिए आखिरी ठोस सबूत था कि किस तरह अतीत में कॉन्टिनेंट्स बने, और आज भी वो प्रोसेस जारी है। फॉसिल्स ढूंढने के लिए एंटार्क्टिका से कठोर जगह और कोई हो ही नहीं सकती। इसके ज्यादातर हिस्सों में जाना मुमकिन ही नहीं है क्योंकि सतह हमेशा बर्फ से ढकी रहती है। लेकिन कहीं कहीं जमी हुई चट्टान बर्फ से बाहर सर उठाती है। यही वजह है कि कई खोजियों के लिए ट्रांस एंटार्क्टिक पहाड़ एक टर्मिनस की तरह है। लेकिन ऐसी कई दुर्गम जगहें हैं जहां आज भी इसके राज जमी हुई चट्टानों में दफन हैं। हम यहाँ पर देख बिल हैमर, जो रिटायर हो चुके हैं, पिछले 50 सालों से इस चुनौती से भरी बेहद खतरनाक खोई हुई दुनिया में खोज करते आए हैं। क्या होता है। पहले 2-1 ट्रिप्स बड़े मुश्किल थे। आप वहाँ निर्जन में कुछ मुट्ठी भर लोगों के साथ होते हैं, लेकिन आपके साथ सही तरह के लोग होने चाहिए। एंटार्क्टिका के लिए आपको सही लोगों का चुनाव करना होगा, क्योंकि कुछ लोग बेहद अच्छे साइंटिस्ट हो सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि एंटार्क्टिका जैसी जगह को झेल पाए। आप सभी लोग कमाल हैं, हम आपसे प्यार करते हैं। नेट स्मिथ बिल के स्टूडेंट हुआ करते थे, लेकिन इस सीजन में वो को एक्सपीडिशन लीडर हैं और उनका गोल है उस राज को सुलझाना जिसे पहली बार खोजे गए फॉसिल्स ने एक्सपर्ट्स को आज तक परेशान किया हुआ है। क्या वजह हो सकती है कि सर्दियों के ध्रुवी घुप अंधेरे में लिस्ट्रोसॉरस जैसे जानवर और पेड़ पौधे फलते फूलते रहें? कॉन्टिनेंट्स के लगातार चलते रहने के बावजूद एंटार्क्टिका पोलर सर्कल से कभी बाहर नहीं निकला, जहां साल के 4 महीने अंधेरा छाया रहता है। एंटार्क्टिक पैलियोंटोलॉजी के कई रहस्यों में से एक है कि किस तरह उस हाई लैटिट्यूड में वहां का इकोसिस्टम पनप रहा था और जानवर पेड़ पौधे उस पोलर लाइट के माहौल में जी रहे थे। ऐसे एक्सपीडिशन हमेशा गर्मियों के महीनों में ही किए जाते हैं, जब दिन के 24 घंटे धूप खिली रहती है, जिसमें वो जब तक चाहें अपना काम कर सकते हैं। क्राइस्ट चर्च में कुछ रोज की तैयारी के बाद वो रवाना हो रहे हैं। फॉसिल्स ढूंढने के लिए एंटार्क्टिका शायद दुनिया की अकेली सबसे मुश्किल जगह होगी। एक तो वहां पहुंचने की तैयारी करनी होती है और फिर कॉन्टिनेंट पर काम करना आसान नहीं होता। Hey guys. क्राइस्ट चर्च न्यूजीलैंड से निकली इस यूएस एयरफोर्स कार्गो फ्लाइट को बर्फीले कॉन्टिनेंट तक पहुंचने में करीब 6 घंटे लगेंगे। एंटार्क्टिका के दक्षिणी छोर पर बना यूएस का मैकमर्डो यहां का सबसे बड़ा साइंस स्टेशन है। ये टीम शैकल्टन ग्लेशियर के ट्रिप के लिए निकल चुकी है और 1200 लोगों का ये बेस 1 हफ्ते के लिए उनका घर होगा। ये बेस एक तरह के संगम जैसा है, एक दूर दराज के माइनिंग आउटपोस्ट और एक छोटे आर्ट्स कॉलेज के बीच। इन्हें बेरहम तूफानों को झेलने के लिए बनाया गया है। वैज्ञानिकों को फील्ड में असली खतरों का सामना करना होता है। एंटार्क्टिका पूरी तरह से कटा हुआ है और वहां की आबो हवा और मौसम को झेलना आसान नहीं होता। काम करने के लिए वो जगह बेहद खतरनाक है। हमें सेफ्टी प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं और काफी ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है। यहां सबसे बड़ा खतरा है ये दरारें। ये ऐसे गड्ढे हैं जो अचानक खुल जाते हैं। सभी फील्ड साइंटिस्ट्स को उनमें से निकलने की ट्रेनिंग दी जाती है अगर वो उसमें गिर जाएं। अब चेक करते हैं।
चिलचिलाती गर्मियों के मौसम में भी तूफान आते रहते हैं, तेज हवाएं चलती हैं और तापमान अपने चरम पर होता है। इसलिए फील्ड में जाने से पहले हम सबको खास ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। मतलब दरारों से निकलने की ट्रेनिंग, ग्लेशियर्स पर किस तरह चला जाता है, हर वक्त दिमाग को हाई अलर्ट पर रखना होता है और हर कंडीशन के लिए तैयार रहना पड़ता है। 6 हफ्तों तक इन्हें कैनवस के टेंट में रहकर जिंदगी गुजारनी होगी। एंटार्क्टिका में तूफान ने अपना कहर बरपा कर उन्हें अपनी पहली चेतावनी दे दी है। तूफान गुजरने के बाद उन्हें एंटार्क्टिका की गहराइयों में ले जाया जा रहा है। अब उनका कोई सहारा नहीं है। सबसे नजदीकी मदद से वो सैकड़ों किलोमीटर दूर हैं, इंसानी सभ्यता से हजारों किलोमीटर दूर। उनका मिशन है पृथ्वी पर हुई उस विलुप्ति की घटना को समझना जो 25 करोड़ साल पहले घटी थी। उन्हें शैकल्टन पर बनी कॉलिंसन रिज पर पहुंचना है, जिसे एक वक्त बहुत खतरनाक माना गया था। यहाँ पर देखिए, कूच करने से पहले तजुर्बेकार बिल हैमर, नेट और उनकी टीम को बेशकीमती सलाह देते हैं। कॉलिंसन रिज तक पहुंचना आप लोगों के लिए सबसे मुश्किल होगा और वो सबसे अच्छी जगह है। हमें वहाँ कुछ अच्छी चीजें मिली थी, लेकिन हम वहाँ सिर्फ 2 बार ही जा पाए क्योंकि वहाँ पहुंचना आसान नहीं था। हमें घूमकर शैकल्टन तक जाना पड़ा, फिर यहाँ नीचे पहुंचे। 45 मिनट तक स्नोमोबाइल राइड करते रहे और उसके बाद भी चोटी तक 1 घंटे की चढ़ाई करनी थी। फॉसिल की तलाश के लिए दुर्गम जगहों पर जाना अब हेलीकॉप्टर से आसान हो गया है। छोटी टीम्स में बंटने के बाद सेडिमेंटोलॉजिस्ट्स पहाड़ों की एक ऐसी खुली चट्टानी जगह पर पहुंचे जहां एक अहम जियोलॉजिकल घटना घटी थी। इस इलाके को लोअर ट्रायासिक कहते हैं, एक ऐसी जगह जो 2.5 करोड़ 20 लाख साल पुरानी है और ये जैसे वक्त में थम गया है, एक तरह से उस बाढ़ की याद में। जो कमाल की बात है, इस पर्मियन ट्रायासिक बाउंड्री को पेलियोंटोलॉजिस्ट्स ने नाम दिया है द ग्रेट डाइंग। 70% जमीनी जानवर मारे गए और 95% समुद्री जीव। इन सब के खत्म होने की वजह थी जंगलों, पेड़ पौधों और पौष्टिक इकोसिस्टम्स का तबाह होना। पृथ्वी के लिए यह किसी प्रलय से कम नहीं था। इक्कीस 100 मीटर की ऊंचाई पर अकीकोशिनिया और पीट मैकोविकी को लिस्ट्रोसॉरस का फॉसिल मिला है, जो जमी हुई चट्टान में दबा हुआ था। आज सुबह हमें एक फॉसिल मिला जिसे हम खोद कर निकाल रहे हैं। हमें लगता है ये एक लिस्ट्रोसॉरस है, लेकिन ये एक अंदाजा भर है क्योंकि इसका साइज कुछ उसी तरह का है। ये खोज एक और सबूत है कि महाविनाश के बाद भी लिस्ट्रोसॉरस उस वक्त वहां पर मौजूद था। ये बच गया था। ये जमीन पर रहने वाले उन चंद जानवरों में से एक है जो कि उस महाविनाश में जिंदा बच गए थे। लेकिन वो जिंदा कैसे बचा रहा और उसके बाद एंटार्क्टिका किस हाल में था? पूरी दुनिया एक नई जहरीली पृथ्वी में तब्दील हो गई। जंगल खत्म हो गए और चारों ओर प्राणी खत्म होने लगे। साइबेरिया के चारों ओर पृथ्वी के गर्भ से गर्म लावा फूट कर निकलता रहा, जो आधे अमेरिका जितने बड़े इलाके में फैल गया और उसकी मोटाई कई किलोमीटर की थी। उस गतिविधि से विशाल स्तर पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकली और पृथ्वी के तापमान का स्तर आज के तापमान के मुकाबले औसतन 10 डिग्री बढ़ गया और कई जानवरों के लिए वो गर्मी बहुत ज्यादा थी।
सिर्फ वही बचे जो सख्त जान थे और खुद को बदल सकते थे। बेशक ये कॉकरोच के वंशज थे और प्रोलासर्टा, एक छिपकली जैसा प्राणी जो डायनासोर्स और क्रोकोडाइल के बाद आया। प्रोलासर्टा करीब 25 करोड़ साल पुराना है। उस महाविनाश के बाद ये उन जानवरों में से एक था जो बच गया था। इसके नाम का मतलब है छिपकली से पहले, लेकिन असल में ये डायनासोर और क्रोकोडाइल का रिश्तेदार है। ये रेप्टाइल्स का ही एक वंशज है, यानी अर्ली ट्रायोसिक से ये जानवर काफी हद तक डायनासोर जैसा है। आज पेलियोंटोलॉजी में सबसे मुश्किल काम है जमी हुई चट्टान खोदकर जानवरों को बाहर निकालना। एक लंबे अरसे से वैज्ञानिक दुनिया की उन जगहों पर खोज करते रहे जहां खुदाई करके पहुंचना आसान होता है। अक्सर अचानक ही हड्डियां मिल जाया करती थीं। एंटार्क्टिका की खोई दुनिया एक ऐसे कॉन्टिनेंट पर छिपी हुई थी जहां इंसान नहीं पहुंच सकते थे। एक सदी से कुछ पहले यह कोई नहीं जानता था कि एंटार्क्टिका पर हरे भरे जंगल हुआ करते थे और आदिम काल के जानवर घूमते थे। तो फिर बदला क्या? उस इलाके में सबसे पहले पहुंचने वाले खोजकर्ता साल 1912 में खोजी रॉबर्ट स्कॉट को पहले सुराग मिले। स्कॉट और उनकी टीम साउथ पोल जाने की कोशिश कर रही थी, तभी अचानक उन्हें ऐसी चट्टान मिली जिन पर पत्तों के फॉसिल्स थे। उस चरम तापमान के बावजूद खोजियों की टीम उसे साउथ पोल से वापस ले आई। लेकिन हिस्ट्री के मुताबिक स्कॉट और उनकी टीम पहुंचने से पहले ही मारे गए। बाद में ग्लोसोप्टेरस ट्री फॉसिल्स स्लेड्स पर रखी मिली जो उनकी लाशों के पास ही थी। उस वाकये ने एंटार्क्टिका और जियोलॉजिकल हिस्ट्री के बारे में हमारा नजरिया बदल दिया। एक पैलियोंटोलॉजिस्ट होने के नाते मैं उस वाकये को बेहद अहमियत देता हूँ, क्योंकि ये वो लोग थे जिनके हाथ वो चीज लगी और उन्होंने उसकी अहमियत को पहचाना। वो बताना चाहते थे कि अतीत का एंटार्क्टिका एक बिल्कुल अलग तरह की जगह थी जहाँ का क्लाइमेट पूरी तरह अलग था। उस खराब हालत में मिली पत्तियों की खोज का मतलब था कि कभी उस महा कॉन्टिनेंट पर गर्म मौसम में जंगल हुआ करते थे। लेकिन पोलर लैटिट्यूड की उस चरम अवस्था में जंगल किस तरह बचे रहे जबकि वहां महीनों अंधेरा छाया रहता था। स्कॉट को एंटार्क्टिका में सिर्फ पत्तियां ही मिली, लेकिन कुछ ही दूर पेड़ों के फॉसिल पाए गए जो एक सुराग की तरह इस राज से पर्दा उठा सके। एक वक्त था जब न्यूजीलैंड जमे हुए पोलर कॉन्टिनेंट के बेहद करीब हुआ करता था। वो प्राचीन दक्षिणी गोंडवाना का हिस्सा था, एंटार्क्टिका और ऑस्ट्रेलिया से जुड़ा हुआ। करीब 8 करोड़ 30 लाख साल पहले न्यूजीलैंड टूटकर अलग हुआ, लेकिन वो अपने टेक्टोनिक प्लेट से जुड़ा रहा और बहकर दक्षिण पश्चिमी पैसिफिक की ओर बढ़ा। और वो प्राचीन जानवरों और पेड़ पौधों का बायोलॉजिकल कार्गो भी साथ लेता गया। हम यहाँ क्या ढूंढ रहे हैं? हम यहाँ फॉसिल लकड़ी ढूंढ रहे हैं। उनकी खोज में मदद करने के लिए पेलियोबॉटनिस्ट डॉक्टर पैटी राइबर्ग और सेडिमेंटोलॉजिस्ट डॉक्टर लिबी आइव्स न्यूजीलैंड के साउथ आइलैंड की उस दुर्लभ साइट पर गए जहां 17 करोड़ साल पुराने फॉसिल हुए पेड़ हैं। क्या ये अनोखे बचे हुए पेड़ उस प्राचीन एंटार्क्टिका के लिए एक टाइम कैप्सूल या एक खिड़की की तरह बन सकते हैं? ये रिंग्स इस बात का सबूत हैं कि पेड़ करीब 90 साल तक पले बढ़े और समय समय पर निष्क्रिय हो जाते थे। जिस तरह आज जब बेहद ठंड पड़ती है तब पेड़ एक ऐसा केमिकल निकालते हैं जिससे उनकी पत्तियां गिरने लगती हैं और वो बढ़ना बंद कर देते हैं।
क्या ये एक पोलर विंटर स्ट्रैटेजी हो सकती है या एक अलग तरह का नॉर्मल विंटर? इस बात का पता तो रिसर्च पूरी होने पर ही चलेगा। शैकल्टन ग्लेशियर पर पैटी को जमी हुई चट्टान में कुछ और प्राचीन बचे हुए पेड़ मिले हैं।